हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? तो जैसा कि आप लोग 10th में अच्छा मार्क लाकर आप लोग 11वीं में आ गए हैं और आप लोग अभी से हिंदी पढ़ना चालू कर दिए हैं, जिससे आपका क्लास 12th में हिंदी में अच्छा परसेंटेज आए। तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होंगे पूस की रात कहानी प्रेमचंद्र की। तो आइए हम आपको एकदम बेसिक से आपको एकदम अपनी भाषा में इस कहानी का अर्थ मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पूस की रात के राइटर है प्रेमचंद्र। तो चलिए हम सबसे पहले लेखक का परिचय शुरू करते हैं। प्रेमचंद्र जी, ये प्रेमचंद्र जी का फ़ोटो है, आप लोग देख लीजिए, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 1936 में। और इनके जन्म स्थान गांव है लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इनका मूल नाम, जैसे गांव घर में किसी व्यक्ति का दो नाम रहता है, घर पे अलग नाम रहता है, स्कूल में अलग नाम रहता है, तो उसी तरह प्रेमचंद्र जी का मूल नाम था धनपत राय थे और आरंभिक लेखन के नवाब राय के नाम से भी जाने जाते हैं, नवाब राय के नाम से। इनके माता पिता का नाम भी हम जान लेते हैं। इनकी माता का नाम है आनंदी देवी। इसको याद करने देंगे, आनंद ही आनंद है। तो प्रेमचंद्र जी का माँ का नाम आनंदी देवी एवं उनके पिताजी का नाम है मुंशी अजायब राय। तो देखिए, आनंद होगा जब अजीब चीज़ होगा तभी आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो उनके माता का नाम हो गया आनंदी देवी और उनके बाबूजी का नाम हो गया अजायब राय। और इनकी शिक्षा देख लीजिए, 1910 में इन्होंने इंटर की और 1919 में बीए किए। और इनकी क्या क्या मतलब कार्यशैली थी, ये प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे, अध्यापकी, ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी करते थे और जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी। देखिए कितने बड़े ये देशभक्त थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था ना, तो और असहयोग आंदोलन में ये कूद पड़े और देश के लिए समर्पित हो गया और इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दिया। आजकल कोई छोड़ता नहीं है, देशभक्त आजकल कम ही है। इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस और संपादन, सेवादान, प्रेमा समर, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास है। ये उपन्यास जिसमें ये वाला गोदान के बारे में बहुत, ये गोदान इनकी उपन्यास बहुत फेमस है। आप जब ना ये यूजी कोर्स सब करेंगे तो आपको ना गोदान के बारे में स्पेशल पढ़ाया जाता है और इन सब टॉपिक से यूपीएससी में क्वेश्चन भी आता है। लगभग 300 कहानी
300 कहानी। मानसरोवर खंड, मानसरोवर 8 खंड में है और अनेक निबंध हैं, लेख हैं, टिप्पणियाँ आदि विविध पाठ्यक्रम 3 खंड में संकलित है और अनेक अनुवाद हो चुके हैं। तो ये था इनकी लेखक परिचय था। अब चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर में। अब हम आ गए हैं चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है पूस की रात। पूस की रात, पूस की रात। इसमें जो पात्र है वो हल्कू है। हल्कू एक किसान टाइप के आदमी है और चलिए देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं। और आप लोग के पास भी बुक रहना चाहिए। आप जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आप अपने बुक खोलकर सामने में रखेंगे और उसके देखकर आप भी पढ़ेंगे। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया। मतलब जो उनकी पत्नी थी वो कहा, सहना आया। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है। लो, जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। अब देखिए, हल्कू ने आकर अपनी पत्नी से कहता है, ले जो मतलब जो रुपया रखा है उसे दे दो, किसी तरह से जान छूट जाएगा। अब देखिए, मन्नू झाड़ू लगा रही थी। मन्नू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिसल कर बोली, 3 ही रुपये हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपया दे देंगे, अभी नहीं है। जो सहना था वो उनके घर पे आया है पैसे लेने के लिए, लेकिन जो हल्कू के पास मात्र है 3 रुपया, तो वह उनकी जो मन्नू थी वो मुड़कर बोली, अगर तुम उसे पैसा दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आवेगा, और जो माघ पूस की रात है वो कैसे कटेगी। उससे कहो कि जब न फसल हो जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कम्बल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुर्कियाँ जमावेगा, गालियाँ देगा, बला से जोर से मरेंगे, बला सिर से टल जाएगा। यह सोचता हुआ वो अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम की झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दो, गला तो छूटेगा, कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। देखिए, जो आजकल जो गांव घर में जो लेते हैं लोन और कर्ज ना, बहुत मतलब अथी वाला हो जाता है। उसमें ना अगर आप उसको कर्जा समय पर नहीं चुकाइएगा तो वो आपके घर पे बार बार आएगा, ये लाओ वो लाओ। तो लोग ना चाहता है मतलब सबसे पहले ना हम ना अपने माथ पर से कर्जा को हटा लें। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आँख तेरती हुई बोली, कर चुके दूसरे उपाय, जरा सुनी कौन उपाय करेंगे, कोई खैरात दे देगा। कम्बल न जाने कितना बाकी है,
जो किसी तरह से चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपया ना दूंगी। जो उसकी पत्नी है वो कह रही है, मतलब तुम कम्बल कहाँ से लाओगे, तुम पे तो बहुत सारे कर्जा पहले से ही है, तुम उसको कैसे चुका पाओगे, और तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते हो। वो ना खेत में दिन भर एकदम काम करती है, एकदम मेहनत मजदूरी करती हैं, फिर भी उनके पास पैसा रुकता ही नहीं है। जो कर्ज है वो कर्ज वाले को देकर आ जाते हैं। तो इसीलिए उनकी पत्नी बोलती है, मैं रुपया नहीं दूंगी। आप ऐसा अपने ना घर में भी देखते होंगे। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं। तो हल्कू कहा उदास होकर, क्या मैं गाली खाऊंगा उसका, नहीं, हमें पैसा देना ही है। मुन्नी के तर पर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। तब उसकी मुन्नी बोली, अरे गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, नहीं। मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौं ढीली पड़ गई। हल्कू ने उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति घर में घूर रहा था। मतलब वो जो कहा ना, मुन्नी जो कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है, तो ये हल्कू का वाक्य को एकदम कठोर सत्य लगा। मतलब उसको ना ऐसा प्रतीत हुआ जो एक ना भीषण मतलब विशालकाय जंतु ना उसको घूर रहा है। अब देखो, उसने जाकर आले से रुपया निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की खेती मंजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। वो कह रही है, जो तुम न खेती छोड़ दो, तुम न मजदूरी करो, मजदूरी करके तो चैन की रोटी खाऊंगा, ये ना ही किसी का धौंस तो नहीं रहेगा। अच्छी खेती मजदूरी करके लाओ और उसी को झोंक दो, नहीं, उस पे धौंस नहीं। भाई मतलब हमें मजदूरी ही करेंगे, बट किसी के अंदर नहीं रहेंगे, कोई हमें कुछ कहेगा नहीं। हल्कू ने रुपये लिए इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक पैसा काट छपट 3 रुपये कम्बल के लिए जमा किए थे। वो आज निकलने जा रहे थे। एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। मतलब जो उनकी पत्नी है वो किस तरह से मजदूरी को बचा कर वो 3 रुपया रखी थी, जो ना
जो न कम्बल खरीदेंगे। लेकिन हल्कू ने पैसा लेकर ऐसा जा रहा है जैसे लग रहा है अपने प्रेम अपने महिला मित्र को कोई न दिल निकाल कर देने जा रहा हो। सो वो कह रहा है मैं आपसे ही प्रेम करता हूँ, आपके सिवा मेरा कोई नहीं। तो उसी तरह हल्कू ने अपने कर्जदारों को पैसा देने के लिए जा रहा है। पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ते की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े काँप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कू कू कर रहा था। दो में से एक को भी नींद नहीं आती थी। अब देखिए जो उनका जो खटोला था एकदम पूस की अंधेरी रात में एकदम ठिठुर रहा। खटोला मतलब होता है खटिया। जो आजकल जो गाना है, एक खटोला नीम के नीचे, एक खटोला आम के नीचे, गर्मी में तो हो गए हम बेहाल भाई। तो जो गाना है, अब जो उनका सगी कुत्ता है उनका नाम है जबरा। वो भी अपना पेट डाले हुए सर्दी में ठिठुर रहा। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जार लग रहा है? लगता है, कहता तो था घर पे पोवाल पर। यहाँ पे होता है पोवाल, होता है जो धान काटने के बाद जो उसका जो लार बचता है ना, उसी को बोलते हैं पुआल। इसके ने बिहार में कहते हैं पुआर भी कहते हैं। पर लेट रह तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड में क्या करूँ जानते थे? मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े आगे चले आए। अब रोवो नानी के नाम। मतलब हल्कू अपने कुत्ते को कह रहा है घर पे रहता तो वाल पे सोता और खाओ ठंड है। मैं न हलवा पूरी खा रहा हूँ जो न तुम दौड़े आ गए। अब नानी के नाम पे रो। तो के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो एपिसोड 2 आएगा उसमें कहानी फिर से स्टार्ट किया जाएगा और आप यहाँ तक पढ़िए। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे लिया जाएगा।